गुड मॉर्निंग। आज हमारी तीसरी क्लास है और जो हमने होमवर्क दिया था पहले उसको देख लें, उसको चेक कर लें ना। तो होमवर्क वैसे सभी के कंप्लीट हैं, व्हाट्सएप पे मैंने रिप्लाई भी कर दिया है। तो आज थर्ड क्लास में हम स्टार्ट करते हैं अपना आगे का पोर्शन। तो देखेंगे आप आज हम क्या पढ़ेंगे। रोकड़ पद्धति रखी जाने वाली पुस्तकें, मतलब जब गैर व्यापारिक संस्थाएं या पेशेवर व्यक्ति रोकड़ पद्धति के आधार पर अपनी पुस्तकें रखते हैं तब उनको कौन कौन सी पुस्तकें रखना होती हैं, है ना। तो रोकड़ पद्धति में रखी जाने वाली पुस्तकें, तो यहाँ पर जो से लिखा है ना, एक्चुअल में से नहीं है, ये क्या है, मैं रोकड़ पद्धति में रखी जाने वाली पुस्तकें। अब देखेंगे यहाँ पर, तो पहला हमारा कौन कौन सी पुस्तकें हम रखते थे। यहाँ पर देखेंगे आपकी फर्स्ट रोकड़ पद्धति में कौन सी है, रोकड़ पुस्तक, क्योंकि रोकड़ पद्धति अपना रहे हैं तो रोकड़ पुस्तक होगी। तो यहाँ पर देखेंगे पहला क्या है, ये रोकड़ पुस्तक, या फिर इनमें क्या करते हैं, तो क्या है, रोकड़ पद्धति के अनुसार रोकड़ पुस्तक प्रधान पुस्तक होती है, क्योंकि पद्धति ही रोकड़ है तो ये सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक होती है इनकी, है ना। प्रधान पुस्तक मतलब सबसे पहली पुस्तक ही रखी जाती है। अब क्योंकि इन संस्थाओं से अधिकांश कैसे लेन देन होते हैं, नगद लेन देन होते हैं। इन संस्थाओं में जो लेन देन है या इन संस्थाओं से जो लेन देन होते हैं वो ज्यादातर कैसे होते हैं, नगद लेन देन होते हैं। और वर्ष के अंत से सारांश के रूप में प्राप्ति भुगतान खाता तैयार किया करती हैं। तो इनमें जितने भी लेन देन है वो कैसे होते हैं, नगद होते हैं, अधिकांश लेन देन नगद होते हैं। और वर्ष के अंत में सारांश के रूप में हम क्या करते हैं तैयार, इस रोकड़ पुस्तक से प्राप्ति भुगतान खाता तैयार किया जाता है। जब भी आप प्राप्ति भुगतान खाता तैयार करते हैं तो आप देखना रोकड़ पुस्तक का सारांश दिया होता है, ठीक, उसी के आधार पे हम क्या बनाते हैं, प्राप्ति भुगतान खाता। दूसरा, अब दूसरा कौन सा रजिस्टर या कौन सी पुस्तक हम रखते हैं, तो यह है दूसरा, कौन सा है, स्टॉक रजिस्टर। अब स्टॉक रजिस्टर में क्या है, इसमें संपत्तियां, है ना, ये क्या है, मैं है यहाँ पर एक जगह मैं, इसमें संपत्तियां जैसे फर्नीचर, गैर व्यापारिक संस्थाओं के पास संपत्तियां होती हैं जैसे फर्नीचर है, क्योंकि वो सामाजिक क्रियाएं करती हैं, समाज के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो खेल सामग्री, बच्चों के लिए कुछ एक्टिविटी कराने के लिए आदि को खरीदते समय लिख लिया जाता है। मतलब जो उनके पास संपत्ति खरीदी हुई है, फर्नीचर खरीदा है, कोई खेल सामग्री खरीदी हुई है, तो उन संपत्तियों को स्टॉक रजिस्टर में लिखा जाता है। और क्या करते हैं, और संस्था से हटाने या बेचते समय रजिस्टर से काट दिया जाता है। जब ये संपत्तियां खराब हो जाती हैं तो इनको हटा दिया जाता है, या फिर बेच दी जाती हैं कोई नई संपत्ति खरीदते समय, तो फिर इनको हम क्या करते हैं, उस रजिस्टर से उनको काट देते हैं कि भाई ये संपत्ति चली गई है ना। फिर देखेंगे तीसरी कौन सी पुस्तक है आपकी, स्मरण पुस्तिका। स्मरण पुस्तिका क्या है, तो ज्यादातर इन संस्था में लेन देन जो है वो कैसे होते हैं, नगद होते हैं। लेकिन यदि कभी उधार लेन देन होने लगे, तो हालांकि उधार तो होते नहीं है लेकिन फिर भी व्यवहारिकता में, जैसे डॉक्टर गैर व्यापारिक या पेशेवर व्यक्ति हैं, है ना, तो ये लोग भी डॉक्टर हैं, ये लोग भी कैसे रखते हैं लेन देन, डॉक्टर वकील अपने लेन देन नगद रखते हैं, रोकड़ पद्धति पे रखते हैं। लेकिन अब कोई विशेष, जैसे हम बोलते हैं हमारे फैमिली डॉक्टर, अब फैमिली डॉक्टर क्यों बोलते हैं कि काफी सालों से हम वहां से अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं, इलाज करा रहे हैं, जब भी कुछ होता हम उसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हमारा फैमिली डॉक्टर बन जाता है। हम बोलते हैं कि फैमिली डॉक्टर है वो, ठीक, सबका, हमारे मम्मी पापा का, दादा दादी का, हमारा सबका इलाज किया है, फैमिली डॉक्टर, पहचान बढ़ जाती है डॉक्टर से। और कभी हमारे पास पैसा नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, उससे इलाज करा लेते हैं, बोलते हैं पैसे कल ले लेना, बाद में लेना, 2 दिन बाद या कल ले लेना, ज्यादातर हम कल का बोल देते हैं। तो वो भी क्या करता है, आपको करा देता है, क्योंकि आप काफी सालों से उससे अपना इलाज करा रहे हैं। तो इस वजह से क्या होते हैं, वो आपके लिए इलाज के लिए आपका दवाई वगैरह लिख देता है। लेकिन वो भी इस रोकड़ पद्धति के आधार पर अपने यदि खाते रखते हैं तो वो एक स्मरण पुस्तिका रखता है, जिसमें उधार लेन देन जो होते हैं उनको वहां पर लिख दिया जाता है। किस चीज के लिए, याददाश्त के लिए, कभी भूल ना जाए, है ना।
तो उस वजह से वो उसको लिख लेता है, और उस पुस्तक को हम क्या बोलते हैं, स्मरण पुस्तिका। तो देखो इसमें क्या लिखा है यहां पर, इससे या इसमें वे लेन देन जो रोकड़ पुस्तक में नहीं लिखे जाते, है ना, क्योंकि रोकड़ पुस्तक में हम नगद लिखते हैं, तो कौन से लेन देन कहलाने, उधार, उन्हें लिखा जाता है। ऐसे लेन देन जो रोकड़ पुस्तक में नहीं लिखे जाते उनको इस स्मरण पुस्तिका में लिखे जाते हैं। जैसे दान हेतु वचन, है ना, गैर व्यापारिक संस्था है, तो यहाँ पर क्या, दान हेतु वचन प्राप्त, मतलब किसी नेता ने आके भाई वहां पर स्पीच दी संस्था में, अब वो पैसे लेके तो आते नहीं, लेकिन उन्होंने स्पीच में बोल दिया कि भाई हमने संस्था के लिए 2 लाख रुपए का दान देते हैं, दान देने का वचन देते हैं। अब पैसे तो दिए नहीं है, वचन दे दिया है, तो वो क्या करते हैं, उस स्मरण पुस्तिका में उसको लिख देते हैं, भैया हमें इस नेता से 2 लाख रुपए लेना है, ने वचन दिया हुआ है। तो क्या कहलाती है, स्मरण पुस्तिका। रोकड़ पुस्तक में उसका लेन देन नहीं होगा, कहां पर होगा, स्मरण पुस्तिका में। तो ये कहलाती है आपकी स्मरण पुस्तिका। मतलब हम कौन कौन सी पुस्तकें रखते हैं, कौन सी पद्धति में, रोकड़ पद्धति में। तो एक तो हो गई आपकी सबसे पहले स्टॉक रोकड़ पुस्तक हो गई आपकी, दूसरी क्या हो गई, स्टॉक रजिस्टर, तीसरा क्या हो गई, स्मरण पुस्तिका। आगे देखेंगे अपन अगली पुस्तिका। तो सदस्यों का रजिस्टर, भाई गैर व्यापारिक संस्थाएं हैं, तो गैर व्यापारिक संस्था में कितने व्यक्ति सदस्य हैं, कौन कौन हैं, उनका भी तो विवरण देना है। तो हम क्या बनाते हैं, सदस्यों का रजिस्टर। सदस्यों के रजिस्टर में होता क्या है, जो हमारे संस्था के सदस्य हैं, है ना, हम उन सदस्यों का क्या लिखते हैं, गैर व्यापारिक संस्था के विभिन्न सदस्यों का नाम, कि भाई उनके नाम क्या है, कौन कौन सदस्य, पता इस रजिस्टर में अंकित किया जाता है। नाम लिख दिया जाता है और पता लिख दिया जाता है। ठीक है, इस रजिस्टर में हम क्या करते हैं, नाम और पता लिख लेते हैं। अब सदस्यों से प्राप्त चंदे का भी लेखा इस रजिस्टर में किया जाता है। सदस्यों से जो हमें चंदा मिलना है, जो चंदा दिया हुआ है सदस्यों ने, वो उसका लेखा भी अपन क्या करेंगे, इसी रजिस्टर में कर लेते हैं। पांचवा देखेंगे आप, क्या है पांचवा, वेतन व मजदूरी बही। गैर व्यापारिक संस्थाओं में कुछ यदि कर्मचारी हैं तो उनको वेतन देना होता है, या फिर हम कुछ एक्स्ट्रा काम कराते हैं जो कभी साल में 1-2 बार होते हैं, तो उनके लिए जो काम करने वाले व्यक्ति को हम पैसा देते हैं वो क्या कहलाती है, मजदूरी। तो इसमें संस्था के कर्मचारियों के पारिश्रमिक का लेखा किया जाता है, मतलब वेतन और मजदूरी लिखी जाती है ना। तो वेतन व मजदूरी वही में हम क्या करते हैं, संस्था के कर्मचारी या फिर उसमें कराए गए दूसरे कर्मचारियों से जो उनको वेतन मजदूरी दी गई है उसका लेखा इसमें करते हैं। पारिश्रमिक, यहाँ पर पारिश्रमिक शब्द है ना, तो पारिश्रमिक क्या होता है, मेहनताना, मतलब यदि वो हमारे यहाँ महीने के बेस पे करता है, मासिक बेस पे करता है ना, मासिक आधार पर, कौन सी आधार पर करता है, मासिक करता है काम, तो उसको हम क्या देंगे, वेतन। और यदि वो हमारे काम कैसे करता है, मासिक नहीं, कभी कभी दो की पावर मतलब 2 बार बोला, कभी कभी यदि काम करता है ना, साल में 1-2 बार, तो उसको हम क्या देते हैं, मजदूरी का भुगतान करेंगे। तो वेतन व मजदूरी वही में हम कर्मचारियों को जो वेतन दिया गया है, मजदूरी दी गई है पारिश्रमिक, उसका भुगतान, उसका लेखा करते हैं। तो ये है आपकी रोकड़ पुस्तक। है तो बहुत सारी, लेकिन 5, क्योंकि मैक्सिमम आपका 5 नंबर का क्वेश्चन होता है बोर्ड में, इस वजह से हम 5 पॉइंट बताए, लेकिन आपको बुक से 6 और 7 करना, कम से कम 7 पॉइंट आप कर लें। ठीक है, आगे अब देखेंगे हम अगला पॉइंट। तो अगले पॉइंट में क्या है आपका, प्राप्ति एवं भुगतान खाते की विशेषताएं। ठीक है, प्राप्ति एवं भुगतान खाते की विशेषताएं, या फिर अपन क्या करेंगे, प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाने की विधि। प्राप्ति भुगतान खाते बनाने की विधि क्या है, तो विशेषताएं देखें, या फिर अपन विधि भी कह सकते हैं। तो नंबर 1, सर्वप्रथम, यहां पर सर्वप्रथम ऊपर संस्था का नाम। ठीक है, देखो जब हम प्राप्ति भुगतान खाता बनाएंगे
तो सबसे पहले क्या करते हैं, संस्था का नाम लिख देते हैं। ये लिखा, जैसे हमें सागर कोचिंग संघ का प्राप्ति भुगतान खाता बना रहे हैं। सागर में जो कोचिंग है उनका एक संस्था बनी हुई, गैर व्यापारिक संस्था, समाज के वेलफेयर के लिए काम करने के लिए, तो उनका मान लेते हैं अपन प्राप्ति भुगतान खाता बनाए, तो उसका नाम लिखा जाएगा संस्था का, कि कौन सी संस्था का प्राप्ति भुगतान खाता बना रहे हैं। जैसे हमने बताया ना कि हम सागर कोचिंग संघ का प्राप्ति भुगतान खाता बना रहे हैं, है ना। तो पहले हम संस्था का सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर नाम लिखेंगे। दूसरा, प्राप्ति एवं भुगतान खाता दिनांक सहित शीर्षक के रूप में लिखते हैं। जब हमने ये लिखा ना यहाँ पर प्राप्ति एवं सागर कोचिंग संघ का प्राप्ति भुगतान खाता कब का है जी, 31 मार्च 2020 का बना रहे हैं। तो हमें क्या करना है, उसके साथ में उसकी डेट भी लिखना है, ठीक है। आगे फिर प्राप्ति एवं भुगतान खाता पक्ष, प्राप्ति एवं भुगतान पक्ष, तो इस खाते का डेबिट पक्ष प्राप्ति पक्ष कहलाता है ना। तो दो पक्ष होते हैं, आपको पता है, एक लेफ्ट हैंड साइड डेबिट कहलाता है, जैसे हमें इसके लिए लाइन खींच दे दी ना, ये वाला, ये मान लेते हैं हमें लाइन खींच देते हैं, यहाँ पर ये बना देते हैं। तो ये वाला लेफ्ट हैंड साइड का है, ये कौन सा पक्ष कहलाता है, प्राप्ति, ये प्राप्ति पक्ष कहलाता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, राशि, यहाँ पर क्या लिखेंगे, भुगतान, यहाँ पर भी क्या आएगा, राशि। तो इन्हें क्या बोला है, देखो इस खाते का डेबिट पक्ष प्राप्ति पक्ष होता है, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कौन सा पक्ष होता है, प्राप्ति का पक्ष होता है। फिर इसमें समस्त प्राप्ति, हमें यहाँ पर जिस सा बना दिया इसने, यहाँ पर माँ होनी चाहिए, तो क्या होनी चाहिए, इसमें समस्त प्राप्ति लिखी जाती है, एवं क्रेडिट पक्ष में समस्त भुगतान लिखे जाते हैं। जो राइट हैंड साइड का होता है ये क्या कहलाता है, क्रेडिट पक्ष, इसमें क्या लिखते हैं हम, समस्त भुगतान लिखते हैं। ये वाला कौन सा होता है, डेबिट, और ये वाला कौन सा होता है, क्रेडिट। तो डेबिट में क्या लिखेंगे हम, समस्त प्राप्ति, क्रेडिट पक्ष में क्या लिखेंगे, समस्त भुगतान। फिर आगे प्रारंभिक शेष, हमने आपको बताए थे, आपने भी किए हैं प्राप्ति भुगतान खाते का, तो इन्हें बोला है इसका प्रारंभ प्राप्ति पक्ष से प्रारंभिक शेष से किया जाता है। इसका जो प्रारंभ है वो कहां से होगा, प्राप्ति पक्ष से ना, तो यहां पर लिख देंगे प्राप्ति। प्राप्ति पक्ष से प्रारंभिक रोकड़ शेष से किया जाता है, मतलब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रारंभिक शेष, रोकड़ का शेष या बैंक का शेष है वो लिखेंगे, दोनों दिए तो दोनों लिख देंगे यहाँ पर। फिर आगे फोर्थ पॉइंट में क्या है, नगद लेन देन। इसमें सिर्फ नगद लेन देनों का लेखा किया जाता है। तो जो प्राप्ति भुगतान खाता है इसमें हम सब कौन से लेन देनों का लेखा करेंगे, नगद, उधार लेन देनों का लेखा यहाँ नहीं किया जाता है। उसके लिए अपन ने क्या बनाई है, स्मरण पुस्तिका, यदि होते हैं कभी तो। लेकिन प्राप्ति भुगतान खाते में हमेशा कौन से लेन देन होंगे, सिर्फ नगद लेन देन किए जाते हैं। अगला 5वां पॉइंट देखेंगे, ये थ्योरी के क्वेश्चन है और सभी थ्योरी के क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, इसलिए आप इनको अच्छे प्रॉपर तरीके से नोट कर लें। ऊपर का ये आपका क्वेश्चन कहलाता है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, और ये आपका हमने आंसर दे दिए। तो यहाँ पर देखेंगे अगला, पूंजीगत एवं आगमगत मदें। इसमें दोनों प्रकार की मदें, आगमगत एवं आवागमन नहीं है, कौन सी है, आगमगत, आवागमन नहीं, आगमगत है। ये कौन सी, इसको मूल देते हैं यहाँ पर, एरो बना के लिख दे रहे हैं यहाँ पर। है ना, आगमगत,
या फिर आप इसके लिए कैसा बोल सकते हैं, या फिर हम इसको आयगत, दोनों में से कुछ भी। ठीक, तो यहां पर बोला इनमें दोनों प्रकार की मदें, आगमगत या आयगत और पूंजीगत मदें लिखी जाती हैं, चाहे वो आगमगत हो चाहे आयगत हो, वो दोनों प्रकार की मदें लिखी जाती हैं। ठीक है, यदि वो प्राप्ति में है तो दोनों प्राप्ति साइड, और भुगतान में है तो दोनों भुगतान साइड। यदि दोनों पूंजीगत प्राप्ति हैं तो डेबिट में प्राप्ति पक्ष में लिखेंगे, और दोनों पूंजीगत भुगतान है या आगमगत है तो दोनों कहाँ आएंगे, भुगतान साइड। आगे अब यहाँ पर देख लो आप, ए बना हुआ है प्राप्ति भुगतान खाता, थोड़ा सा लेट है ना, ए है प्राप्ति है ना डेबिट साइड, भुगतान कहाँ पर, क्रेडिट साइड। हम सबसे पहले किससे स्टार्ट करते हैं, प्रारंभिक शेष से, और अंतिम शेष से बंद होता है। अब आगे देखते हैं अपन क्वेश्चन ना, तो क्वेश्चन में देखेंगे, शायद एक क्वेश्चन हमने आपके लिए होमवर्क दिया था है ना, तो इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन आप भी चेक कर लें, यदि होमवर्क है आपका तो आप इसको चेक करेंगे, फिर आगे अपन क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखेंगे पहले क्या लिखा हुआ है, हमने ऊपर की हेडिंग जो है वो अलग कर दी अभी। फिलहाल देखते हैं, हमारे पास प्राप्ति भुगतान खाता तैयार करना है, और सूचना देखेंगे, रोकड़ सारांश दिया है। सूचना में क्या लिखा, हस्तस्थ रोकड़ है आपका, चंदे से प्राप्त, वर्ष का चंदा प्राप्त, 3 साल का चंदा प्राप्त 2016-17, 17-18 और 18-19, दान, प्रवेश शुल्क, विद्युत व्यय, फिर वेतन, सेक्रेटरी का मानदेय, फुटकर व्यय, क्लब बिल्डिंग का किराया, और ब्रैकेट में लिखा है देखो अर्जित। क्या लिखा है, अर्जित। ध्यान रखना, अर्जित मतलब होता है कि डेट आ गई है लेकिन हमें प्राप्त नहीं है। जैसे 1 जुलाई को हमें किराया मिलना था लेकिन मिला नहीं है, मिलना बाकी है, आए है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, अर्जित, उपार्जित। ठीक है, क्योंकि उसकी डेट निकल चुकी है, तो हमें मिला नहीं है इसलिए उसको हम प्राप्ति भुगतान खाते में नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना है। तो क्या होगा, आपका जो आपका किराया है वो नहीं आएगा। दूसरा, लेखन सामग्री व्यय, और देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, बाकी। बाकी लिखा है, बाकी मतलब क्या होता है, देना बाकी है, अदत्त है, हमने सामान खरीद लिया लेकिन दिया नहीं है। जब हमने पैसा दिया ही नहीं है तो प्राप्ति भुगतान खाते में इसको भी नहीं लिखेंगे, ये 2 मदें नहीं लिखी जाएंगी। अब हम बनाते हैं प्राप्ति भुगतान खाता, तो ये हेडिंग डाल लिया आपने प्राप्ति भुगतान खाता, और क्या है यहाँ पर आप देखेंगे तो ये फॉर्मेट। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डेबिट में प्रारंभिक शेष, तो हमारे पास प्रारंभिक शेष कितना है, 11,500, ये लिख दिया अपन ने डेबिट में 11,500। फिर दूसरे नंबर पे क्या दिया, देखो ये लिखा है चंदा प्राप्त, चंदा प्राप्त हुआ तो प्राप्ति पक्ष में लिखेंगे, यहाँ पर डेबिट में लिख देंगे, 3 साल का है तो ये लिख देंगे चंदा कितने साल का, गत वर्ष का कितना मिला 15,000, चालू वर्ष का 59,000, और अग्रिम है ना 18-19 का क्या कहलाना, अग्रिम 6,000। इन सब का हम टोटल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60, 65, 70, 80,000, ये हो जाएंगे आपके 80,000 चंदा मिला 3 साल का। ठीक, हमने बोला ना प्राप्ति पक्ष में कभी कभी पैसा मिला, चाहे पिछले साल का या आने वाले वर्ष का, चाहे चालू वर्ष का, सब लिखा जाता है। ठीक, अब अगला क्या दिया ऊपर देखो क्वेश्चन में, दान, दान कितना मिला है 20,000, तो प्राप्ति पक्ष में लिखेंगे 20,000। फिर क्या दिया हुआ है, प्रवेश शुल्क, ये भी इनको प्राप्त होता है। ये मदें आपको समझना जरूरी है कि कौन सी चीज प्राप्त होती है और कौन सी चीज हमें भुगतान करना होती है। तो प्रवेश शुल्क में प्राप्त होता है पैसा तो हम प्राप्ति में लिखेंगे प्रवेश शुल्क, प्रवेश शुल्क लिख दिया अपन ने प्राप्ति में। अगला देखो प्रवेश शुल्क की बात क्या दिया है, विद्युत व्यय, विद्युत व्यय खर्च है तो कहाँ लिखेंगे, भुगतान पक्ष में, ये लिख दिए अपन ने विद्युत शुल्क या विद्युत व्यय कितना 7,000 रुपये। आगे वेतन, वेतन भी आपका क्या है, खर्च है, तो यहाँ पर आएगा भुगतान पक्ष में, वेतन लिखेंगे हम, ये लिख दिया वेतन, वेतन कितना है 30,000 भुगतान पक्ष में। उसके बाद देखो क्या लिखा है, सेक्रेटरी को मानदेय, मतलब सेक्रेटरी को वेतन, वेतन की तरह होता है मानदेय, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन सचिव को वेतन या मानदेय भुगतान पक्ष में, क्योंकि पैसा जा रहा है। विद्युत शुल्क में पैसा गया, वेतन में पैसा गया, सचिव को दिया अपन ने मानदेय, है ना। उसके बाद देखो क्या लिखा है, फुटकर व्यय, छोटे मोटे खर्चे हैं जी, फुटकर व्यय 4,800 है ना, तो फुटकर व्यय भी भुगतान पक्ष में आएंगे क्योंकि अपन ने दी है, हम भुगतान पक्ष में लिखेंगे, क्रेडिट में फुटकर व्यय ये लिख दिए 4,800। तो अब इन 2 चीजों के बारे में हम बता चुके हैं कि ये वाली चीज नहीं लिखी जाएगी, अर्जित वाली, मतलब क्लब बिल्डिंग का किराया अर्जित है मतलब मिला नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे। लेखन सामग्री व्यय की व्यय बाकी है तो इसको भी नहीं लिखेंगे क्योंकि दिया नहीं। तो ये आपका क्वेश्चन
हो गया। अब बस हमें क्या करना, पहले डेबिट का हम टोटल लगाएंगे। तो डेबिट का टोटल देखें, डेबिट का टोटल कितना है, 1,20,500। तो यहाँ लिखेंगे 1,20,500, ये लिखा। इस डेबिट के टोटल में से हम क्रेडिट की 4 चीज़ें, इन 4 चीज़ों को घटा देंगे जोड़ के। तो इनको हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। कितना इनका, 30 और 10 40, 45 और 7 52, 52,000। तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे 52,000, है ना। 1,20,000 में से माइनस करो 52,000, तो कितना बचा, 0 0 5, यहाँ पर 8 और यहाँ पर कितना बचा, 6 5 11। तो 68,500 रुपये। कितना बचा, 68,500। यहाँ पर कुछ मिस्टेक है क्या, यहाँ पर आ रहा है 68,700। टोटलिंग यहाँ पर चेक कर लो, 7 5 12 4800। ये क्या है आपका, फुटकर व्यय। फुटकर व्यय 4800 है। यहाँ पर ये 5,000 की जगह पर कितना कर दो आप, 4800 ना, 4800 रुपये फुटकर व्यय। तो जब फुटकर व्यय 4800 है तो यहाँ पर आपके 200 रुपये कम हो जाएंगे। तो कितना आ जाएगा, 51,800। 51,800 में से 0 0 15 तो 7, ये कितना बचा, 7 और यहाँ पर 9 में से 1 गया तो कितना आ गया, 8, 68,700। ये हो गया। दोनों का टोटल हम बराबर कर देंगे, यहाँ पर कितना लिख देंगे, 1,20,000। ये हो गया। क्वेश्चन में यदि कोई डाउट है ना, इस क्वेश्चन में वैसे तो आपने बहुत सारे लोगों ने करके बताया है और उनके आंसर भी सही हैं, है ना। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ना, ये 4th है आपका। तो क्या है क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित विवरण से 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष का चेतना क्लब का प्राप्ति भुगतान खाता बनाइए। क्या क्या है सूचनाओं में, रोकड़ शेष 1 अप्रैल 2017 को 4,390, चंदा प्राप्त गत वर्ष का 6,000, चालू वर्ष का 33,000, आगामी वर्ष का 4,000, दान प्राप्त 8,000, प्रवेश शुल्क 4,300, किराया प्राप्त 5,250, विद्युत व्यय 3,440, मजदूरी 500, ब्याज प्राप्त 2,950, बीमा शुल्क 310, मुद्रण एवं लेखन सामग्री 350, विविध व्यय 900, वेतन 16,000, सचिव को मानदेय 7,500, क्लब के भवन का किराया 1,750, उपार्जित है ना, ये क्या है, उपार्जित है, मिला नहीं है अभी, इसको भी नहीं लिखेंगे प्राप्त भुगतान। अब भी हमने बताया था अर्जित उपार्जित, तो क्लब के भवन का किराया जो है वो उपार्जित मिला नहीं, इसलिए नहीं आएगा। फिर मुद्रण लेखन सामग्री ये है, इसमें क्या लिखा है, अदत्त, मतलब अभी दी नहीं है तो इसको भी नहीं लिखा जाएगा और ये भी नहीं लिखा जाएगा, 2 चीजें। तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसे अभी हमने ऊपर विशेषताओं में आपको बताया था कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसका नाम लिखते हैं, किस संस्था का बना रहे हैं। तो यहाँ पर संस्था का नाम क्या है, चेतना क्लब। तो यहाँ पर प्राप्ति भुगतान खाते के साथ में यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा क्या, चेतना क्लब का प्राप्ति भुगतान खाता, चेतना क्लब का प्राप्ति भुगतान खाता। अब सबसे पहले हम प्रारंभिक शेष लिखेंगे। तो प्रारंभिक शेष कितना दिया है, लिखेंगे डेबिट में 4,390। तो यहाँ लिखेंगे डेबिट में प्रारंभिक शेष रोकड़ का 4,390। फिर क्या लिखा है, चंदा प्राप्त हो रहा है, तो प्राप्ति पक्ष में लिखेंगे डेबिट में कितना है, 3 सालों का, ये लिखेंगे 3 सालों का। गत वर्ष का कितना मिला, 6,000, चालू वर्ष का 33,000, अग्रिम एडवांस कितना मिला आपको, 4,000। तो इनको प्लस कर दो, कितना आएगा, 43,000 रुपये। आपको टोटल 43,000 रुपये चंदा प्राप्त हुआ है। चंदा के बाद देखें क्या मिला है, दान प्राप्त हो रहा, तो हम प्राप्ति पक्ष में लिखेंगे दान प्राप्त कितना हो गया, 8,000। दान के बाद क्या है, प्रवेश शुल्क
कितना प्राप्त हो रहा है 4300, तो प्राप्ति पक्ष में लिखेंगे हम प्रवेश शुल्क 4300, ये लिख दिया प्रवेश शुल्क। फिर इसके बाद प्रवेश शुल्क के बाद किराया प्राप्त 5250, ये भी प्राप्ति पक्ष में आएगा क्योंकि किराया प्राप्त हो रहा है, ये लिख देंगे हम 5250 किराया लिख दिया। किराए के बाद विद्युत खर्च, खर्च है मतलब हमने भुगतान किया है तो कहाँ पर आएगा, भुगतान पक्ष में लिखेंगे। भुगतान पक्ष में बिजली व्यय 3440 या विद्युत व्यय। मजदूरी कितनी है 500, ये भी भुगतान में क्योंकि खर्च है तो यहाँ लिख देंगे हम मजदूरी 500। फिर मजदूरी के बाद देखेंगे ब्याज प्राप्त हो रहा है तो कहाँ लिखेंगे हम, प्राप्ति पक्ष में ब्याज प्राप्त। कितना मिला हमें, ये है ब्याज प्राप्त। कितना है ब्याज प्राप्त, यहाँ देखेंगे 2950। तो अभी देखते हैं यदि आ जाता है तो ठीक ना, हमें यहाँ पर लिख देंगे अमाउंट। फिर बीमा शुल्क, अगला क्या है बीमा शुल्क, तो बीमा शुल्क देखो कितना है 310, भुगतान पक्ष में आएगा क्योंकि खर्च है, पैसा जा रहा है। मुद्रण एवं लेखन सामग्री 350, ये भी खर्च है भुगतान में क्योंकि पैसा जा रहा है तो भुगतान में लिखेंगे लेखन सामग्री 350। विविध व्यय 900, ये भी लिख देंगे हम विविध व्यय 900। अब क्या बचा है वेतन, खर्च है भुगतान पक्ष में लिखेंगे वेतन, और इसके देखो 2950 आ गए प्राप्ति के, तो वेतन कितना है 16000, भुगतान पक्ष में लिखेंगे वेतन 16000। वेतन के बाद देखो क्या लिखा है सचिव को मानदेय 7500, ये भी भुगतान पक्ष में आएगा। सचिव को मानदेय कितना है 7500। अब क्या है अगला, क्लब के भवन का किराया 1750, लेकिन उपार्जित मतलब मिला नहीं है, अभी डेट आ गई प्राप्त नहीं हुआ, जब प्राप्त नहीं हुआ तो हम प्राप्ति भुगतान खाते में नहीं लिखेंगे। अगला मुद्रण एवं लेखन सामग्री, मुद्रण एवं लेखन सामग्री 150 अदत्त है, अदत्त है मतलब देना बाकी है, अब दिया नहीं है तो इसको भी नहीं लिखा जाएगा प्राप्ति भुगतान खाते, मतलब आपकी पूरी मदें हो गई। हम सबसे पहले डेबिट का टोटल लगाएंगे, तो ये लगा दिया टोटल हमने 67,890, यहाँ पर कितना है 67,890 है ना। इस 67,890 में से आप डेबिट कितनी चीजें माइनस करेंगे इतनी, तो इन सब का टोटल माइनस करने के बाद आपके पास बचेगा अंतिम शेष। अंतिम शेष कितना बचेगा 38,890। अब इनका टोटल हम बराबर कर देंगे यहाँ पर दोनों साइड 67,890। तो ये आपका था फोर्थ क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है आपकी बुक की, 12th क्लास की बुक है शिवलाल की, उसके क्वेश्चन है। जब तक आपके पास बुक नहीं है तब तक आप कोई ओल्ड बुक है उसको यूज कर लें, या फिर इन क्वेश्चनों को नोट करते जाएं डेली, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं होगा तो आंसर का क्या मतलब आपके पास। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट 5वां। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है देखो, निम्नलिखित जानकारी से 31 मार्च 2018 के वर्ष के लिए प्रगति क्लब का प्राप्ति भुगतान खाता बनाइए। प्रारंभिक शेष सदस्यता शुल्क, क्लब के 500 सदस्य हैं, प्रति सदस्य 20 रुपये फीस लेना है। 50 सदस्यों ने वर्ष की फीस नहीं दी और 25 सदस्यों ने आगामी वर्ष की फीस दे दी। वेतन 1200 रुपये चुकाया, बगीचा व्यय 600 रुपये चुकाया और 100 रुपये कैसे अदत्त हैं। तब हम बनाएंगे प्राप्ति भुगतान खाता। फिर से आपको बता दें कि प्राप्ति भुगतान खाते में हमें यहाँ पर संस्था का नाम लिखना है, ठीक है, कौन सी है, प्रगति क्लब का प्राप्ति भुगतान खाता है, यहाँ पर आप नाम लिखेंगे पहले, और डेट भी डालना है, डेट भी हमने आपके लिए बताई है। डेट क्या है यहाँ पर 31 मार्च 2018। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम, पहले फॉर्मेट देखें आपका ये प्राप्ति भुगतान खाते का फॉर्मेट। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट प्राप्ति पक्ष कहलाता है, राइट हैंड साइड क्रेडिट आपका भुगतान पक्ष कहलाता है। सबसे पहले हम प्राप्ति भुगतान खाता
प्रारंभिक रोकड़ शेष से चालू करते प्रारंभ करते हैं। तो देखिए लिखेंगे सबसे पहले प्रारंभिक रोकड़ शेष से लिख दी हमने, कितनी लिख दी 3600। ऊपर देखो कहां पर है, यहां से स्टार्ट किया हमने प्रारंभिक रोकड़ शेष 3600। आगे अब यहाँ पर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात कि सदस्यों का चंदा अभी तक आपको कैलकुलेशन करके दे देते कि 10 सदस्यों का शुल्क, सदस्यता शुल्क 20,000, 10,000, लेकिन यहाँ पर आप ऐसा कैलकुलेशन नहीं है। आपको बताया है कि वे इतने सदस्य हैं और एक सदस्य कितना हमें चंदा देता है या शुल्क देता है। तो अब हमें पैसा निकालना, तो यहाँ पर हम वर्किंग नोट करेंगे रफ में। पहले लाइन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, सदस्यता शुल्क क्लब के 500 सदस्य हैं, प्रति सदस्य 20 रुपए फीस लेना था। 50 सदस्यों ने वर्ष की फीस नहीं दी, तो 50 ने नहीं दिया तो कितनों ने दिया, तो यहां पर हम लिखेंगे 500 में से 50 माइनस करो सबसे पहले, तो हमारे पास सदस्य कितने आ गए 450, गुण दे गए। एक सदस्य कितना पैसा देता है 20 रुपए, तो टोटल 450, 450 सदस्यों से 20 रुपए के हिसाब से हमें कितना पैसा मिलेगा, 45 दूनी 90, मतलब 9,000 रुपए हमें प्राप्त होंगे। आगे पढ़ेंगे। अब 50 सदस्यों ने फीस नहीं दी और 25 सदस्यों ने आगामी वर्ष की फीस दे दी, मतलब 25 सदस्य ऐसे थे जिन्होंने इस वर्ष की तो दी, साथ में अगले महीने की भी फीस दे दी, एडवांस, अग्रिम। तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, इसमें 9,000 में प्लस क्या करेंगे, यहाँ पर 25 सदस्यों ने कितने के हिसाब से 20 रुपए के हिसाब से हमें एडवांस दे दिया, 25 दूनी 50, 500, मतलब अग्रिम कितना मिला है 500, टोटल कितना आ जाएगा 9,500। अब हम लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, सदस्यता शुल्क, प्राप्ति पक्ष में लिखेंगे सदस्यता शुल्क, और ये आ गया। तो सदस्यता शुल्क में देखो चालू वर्ष का 9,000 वो निकाल दिया हमने, आगामी कितना 500, टोटल कितने होगा 9,500। उसके बाद देखो क्या लिखा है, वेतन, वेतन खर्च है, तो भुगतान पक्ष में लिखेंगे हम, वेतन चुकाया, कितना चुकाया, ये लिखा है 1200, भुगतान पक्ष में लिख दिया वेतन। फिर क्या है अगला, बगीचा व्यय 600 रुपए चुकाया, 600 रुपए चुकाया और 100 रुपए आदत है, तो आदत नहीं लिखेंगे, जितना दिया है हम सिर्फ उतना लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आदत है ना, इसलिए दिया ही नहीं है 100 रुपए, बाकी उनसे कह दिया बाद में ले लेना। अभी कितना दिया हमने 600 रुपए, तो हम सिर्फ 600 रुपए लिखेंगे यहाँ पर। तो बगीचा व्यय हम भुगतान पक्ष में कितना लिख देंगे 600, ये लिख दिया। बहुत सिंपल सवाल, थोड़ा सा कैलकुलेशन ये वाला इंपॉर्टेंट था आपका, कि ये वाला कैलकुलेशन आपको देखना था कि भाई क्या है इसमें, ठीक है, बस इतना कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में, बाकी सब सिंपल है। और एक आदत वाली मद थी जो, अब हम क्या करेंगे, डेबिट का टोटल, तो 9,500 और 6,500 इनका टोटल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 13,100, यहाँ लिखेंगे हम 13,100, यहाँ पर 13,100 में से हम माइनस करेंगे कितनी चीजें, एक और एक 2, 1200, 600 कितने हो गए 1800, तो 13,100 में से हम 1800 माइनस कर देंगे, उसको माइनस कर दो तो कितना बचेगा 0, 0, 8 3 11, 2 और 1 11,300 अंतिम शेष, तो ये लिख दिया अपन ने यहाँ पर 11,300, दोनों का टोटल बराबर कर देंगे, कितना आएगा 13,100। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। फिर से कह रहे हैं यदि कोई डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप पे पूछेंगे, फोन भी कर सकते हैं, ठीक, या फिर अब जो आपका होमवर्क है तो होमवर्क आपके लिए हम व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। आज का होमवर्क हो सकता है आपके लिए एक क्वेश्चन ना होकर 2-3 क्वेश्चन दिए जाएं होमवर्क में, है ना, क्योंकि कल की क्लास से, है ना, या परसों की क्लास से कल तक हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा प्राप्ति भुगतान खाता, तो हम आपकी आय व्यय खाता चालू करने वाले हैं ना, मतलब अगला पोर्शन 3 चीजें बनती हैं, एक तो प्राप्ति भुगतान खाता, दूसरा आय व्यय और तीसरा चिट्ठा, तो अब अगला पोर्शन चालू होने वाला है। तो कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।